हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज हम बात करेंगे कि आखिर आप प्रीलिम के साथ साथ मेंस का नोट्स कैसे बनाएं। मेंस वाले आप लोग किस तरह टॉपिक वाइज पॉइंट देकर नोट्स को डील करें, उसको समझाएं, किस तरह कौन से बातों को उल्लेख करें, उसके बारे में पूरा देखेंगे आज। प्रीलिम्स वाले आप लोग भी सीख लीजिए। आप प्रीलिम के साथ साथ मेंस का नोट्स बना सकते हैं और बड़ी ही आसान तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। आपको बता चुके हैं कि प्रीलिम्स का जब आप तैयारी करते हैं तो 60% आप मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। जब सिलेबस पर विश्लेषण किया गया था मेंस का तो उस समय उल्लेख किए थे। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए। जहाँ आवश्यकता पड़ेगा आपको लिखवाते जाऊँगा। एक टॉपिक को आपको पूरा लिखवा देता हूँ। इसी तरह जितने भी टॉपिक हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, आप अध्ययन के दौरान इस तरह से नोट्स बना सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया था, छत्तीसगढ़ पर मौर्यों एवं गुप्तों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो आप सभी मौर्य काल और गुप्त काल दोनों का अध्ययन प्रीलिम्स में कर चुके हैं और प्रीलिम्स वाले कक्षा में आपको बताया गया है। आज सीख लीजिए कि आप मेंस का नोट्स कैसे बनाएं। क्वेश्चन समझ गए सभी? छत्तीसगढ़ पर मौर्यों एवं गुप्तों के प्रभाव का आपको मूल्यांकन करना है। शब्द सीमा नहीं थी। जो नोट्स बना नहीं पाएंगे अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोग बाद में नोट्स बना लीजिएगा। इसी तरह से जितने भी टॉपिक हैं उसका अध्ययन करेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ में मौर्यों का प्रभाव। आप लोग देख चुके हैं छत्तीसगढ़ में जो मौर्यकालीन साक्ष्य आप पढ़े हैं, जिसमें सिक्का, यात्रा वृत्तांत, शिलालेख और शैलचित्र, इस पर बात कर चुके हैं जो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से था। मेंस वाले आप लोग को टेस्ट में भी दिया गया था, तो देखेंगे इसी में से आपको मॉडल आंसर जारी किया गया था। तो आप लोग भी देख लीजिए कि नोट्स आखिर किस तरह से बनाया गया है। सबसे पहले पृष्ठभूमि। तो आइए देख लेते हैं मौर्यों का जो प्रभाव है। सबसे पहले उसके पृष्ठभूमि के बारे में। अभी स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे। इस तरह से जब पूरा लाइनिंग खत्म हो जाएगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में नोट्स बना लीजिएगा। चलिए, पृष्ठभूमि। मौर्य काल एक राष्ट्रीय स्तर का वंश था जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखा था। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक महापद्मनंद को पराजित कर मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ये आपके पृष्ठभूमि में है। इसका साम्राज्य विस्तार बिंदुसार एवं अशोक ने भी किया था। यह थोड़ा सा आपको ऐड हुआ भारतीय इतिहास का, जिसमें आपको साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त होते हैं। एक बार और देख लीजिए पृष्ठभूमि क्या है। मौर्य काल एक राष्ट्रीय स्तर का वंश था जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखा था। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक महापद्मनंद को पराजित कर मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका साम्राज्य विस्तार बिंदुसार एवं अशोक ने भी किया था। ये रहा आपका पृष्ठभूमि। आगे देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य साहसी और महत्वाकांक्षी शासक था। इसको आप यहाँ पर हेडिंग देना चाहते थे तो दे सकते थे, लेकिन मेंस लिख रहे हैं इसलिए हेडिंग शासकों पर नहीं दिया गया है। ऐसा ज्ञात होता है कि दक्षिण कोसल का क्षेत्र संभवतः मौर्य साम्राज्य का अंग था, जिसकी पृष्ठभूमि चीनी यात्री ह्वेनसांग की रचना सियुकी से मिलती है। आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं कि मौर्य काल की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है।
तो ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत की जो रचना है सियुकी से, यहाँ से उनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो यही बात यहाँ भी लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य साहसी और महत्वाकांक्षी शासक था। ऐसा ज्ञात होता है कि दक्षिण कोसल का क्षेत्र संभवतः मौर्य साम्राज्य का अंग था, जिसकी पृष्ठभूमि चीनी यात्री ह्वेनसांग की रचना सियुकी से मिलती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। इसी में है अशोक के मौर्य विस्तार के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ का उत्तर भाग मौर्य साम्राज्य के भाग में आता था, किंतु जो मध्य एवं दक्षिण छत्तीसगढ़ का भाग था वह अशोक के कलिंग विजय के पश्चात मौर्य साम्राज्य का अंग बना था। आपको प्रीलिम्स में बताया गया है कि जब कलिंग विजय नहीं किए थे अशोक जी, तो जो हमारा छत्तीसगढ़ का उत्तर वाला भाग है, उत्तर वाला समझ गए, सरगुजा संभाग के अंतर्गत, वह मौर्य साम्राज्य का अंग था। लेकिन जब अशोक कलिंग विजय प्राप्त कर लिए थे, उसके बाद जो शेष बचा हुआ था मध्य छत्तीसगढ़ एवं दक्षिण छत्तीसगढ़, इसका भाग अशोक के कलिंग विजय के पश्चात मौर्य साम्राज्य का अंग बना था। तो ये आपका पृष्ठभूमि। अगला देख लीजिए, जो अभी बताया वही है, अर्थात कलिंग विजय के पहले जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग था वह मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। जो मध्य एवं दक्षिण क्षेत्र है वह कलिंग विजय के पश्चात मौर्य साम्राज्य का अंग बना था। देखिए, ऐसा आपके नोट्स में लिखना चाहिए, क्योंकि आप समझने के लिए इसको लिख रहे हैं। इसका उल्लेख हम यहाँ पर कर चुके हैं कि किसका अंग था, कब था। ये वाला जो 3 लाइन है ये आपके समझने के लिए है। आप भी नोट्स बनाएंगे तो इस तरह से लिखते रहिएगा, क्योंकि अपना नोट्स है, आप इसको जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात करते हैं जो छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन साक्ष्य हैं उसके बारे में, जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं। ले लिए। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन साक्ष्य के बारे में। ह्वेनसांग की रचना सियुकी से जानकारी मिलती है कि वस्तुतः प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ अंचल मौर्य साम्राज्य का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है, जिसके अनेक प्रमाण छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में उपलब्ध हुए हैं। जिसमें आप क्या क्या पढ़ते हैं? मौर्यकालीन मुद्राएं तारापुर, उड़ेला, रायपुर से, तथा मौर्यकालीन सिक्के ठठारी, अकलतरा, ये आपके दोनों जांजगीर चांपा जिला, बारगांव से ये कहाँ मिलते हैं? तो मौर्यकालीन सिक्के मिलते हैं। इसके पहले क्या है? मौर्यकालीन मुद्राएं, जो आपको तारापुर और उड़ेला से प्राप्त होता है। समझ गए ना, मुद्राएं अलग, सिक्के अलग है। इसके बाद है मौर्यकालीन अभिलेख, जो आपको रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा की गुफा में प्रस्तर नाट्य, जिसकी भाषा पाली एवं लिपि ब्राह्मी है। क्या है भाषा? तो भाषा उसकी पाली है और लिपि ब्राह्मी है। ये आपके छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन साक्ष्य हैं, जिसमें क्या है? पहला तो मौर्यकालीन मुद्राएं हैं, जो आपको तारापुर और उड़ेला से प्राप्त हुआ है। मौर्यकालीन सिक्के ठठारी, अकलतरा और बारगांव से। मौर्यकालीन अभिलेख रामगढ़ की पहाड़ी में जो प्रस्तर नाट्य है, जोगीमारा की गुफा, ये क्या है? मौर्यकालीन साक्ष्य है। तो बात का की आई है? तो रामगढ़ की पहाड़ी की आई है। तो रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में भी थोड़ा उल्लेख कर दीजिए कि क्या है रामगढ़ की पहाड़ी। तो देख लीजिए, आपको पूछा जाएगा प्रश्न में। रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में स्थित है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, जहां सीता बेंगरा, जोगीमारा एवं लक्ष्मण बेंगरा गुफाएं स्थित है। जिसमें से जोगीमारा गुफा, यहाँ से मौर्यवंशी सम्राट अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसकी भाषा पाली एवं लिपि ब्राह्मी है। याद रखेंगे, जोगीमारा की गुफा में देवदासी नृत्यांगना व देवदत्त नामक नर्तक की प्रेम गाथा का वर्णन है। रामगढ़ की पहाड़ी को ही महाकवि कालिदास ने स्वर्ग का द्वार कहा था, जहां उन्होंने मेघदूतम नामक पुस्तक की रचना की थी। सभी को पता है कि जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में रूपांतरण
मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया था। ये रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में उल्लेख था। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन साक्ष्य और रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में। उसके बाद आगे बात करते हैं। आपको एक टॉपिक का पूरा नोट्स इस तरह से मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये देख लीजिए, मौर्यों के नेतृत्व में भारत में एक विशाल राज्य की स्थापना हुई, जिसे इतिहासकारों के अनुसार मौर्य साम्राज्य में छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी शामिल था। मौर्य साम्राज्य के अशोक के कलिंग अभियान से छत्तीसगढ़ को भी जोड़ा जाता है। कलिंग महानदी और गोदावरी के बीच का प्रदेश था, जिसमें संभवतः छत्तीसगढ़ के क्षेत्र का कुछ हिस्सा भी शामिल था। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए छत्तीसगढ़ के इतिहास में मौर्य युग क्या है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में मौर्य युग, स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर बात करते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में मौर्य युग के बारे में। प्रीलिम्स में केवल आप 4-5 लाइन पढ़ते हैं, जिसमें केवल सिक्का के बारे में बात करते हैं, शिलालेख के बारे में देखते हैं, मुद्राएं के बारे में देखते हैं और शैल चित्र के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन मेंस में क्या लिखेंगे ये आपको बताया जा रहा है। ले लिए छत्तीसगढ़ के इतिहास में मौर्य युग। छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों या जिलों से मौर्य युगीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनमें अकलतरा, तारापुर, ठठारी आदि से मौर्यकालीन सिक्के तथा आरंग, तुरतुरिया आदि क्षेत्रों से पाली भाषा के लेख और बौद्ध धर्म संबंधित साक्ष्य मिले हैं। साथ ही सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा की गुफाओं से भी मौर्यकालीन लेख प्राप्त हुए हैं। ये आपको जब 100 शब्दों में लिखा जाए, जब पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में मौर्य युग को समझाइए, तो इतना बातों का आपको उल्लेख करना है, ये नहीं कि अलग अलग समझाना है आपको। उसके बाद क्या है, ह्वेनसांग ने भी अपनी रचना सियुकी में इस क्षेत्र में प्राप्त बौद्ध स्थापत्य स्मारकों प्रमाणों का उल्लेख किया है। सम्राट अशोक के 2 भित्ति लेख सरगुजा जिले में जो लक्ष्मणपुर के निकट रामगढ़ की सीता बेंगरा है, और जोंगीमारा, ये दोनों नामक जो गुफाएं हैं, इसी स्थल पर देश की प्राचीनतम नाट्यशाला भी स्थित है। कहाँ स्थित है? तो रामगढ़ की जो पहाड़ी है वहाँ सीता बेंगरा और जोगीमारा नामक गुफा है, वहाँ पर देश की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है। अंत कैसे हुआ? तो अंतिम मौर्य नरेश बृहदर्थ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। इस प्रकार 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का पतन हो जाता है। शुंग वंश आप कहाँ पढ़ेंगे? तो भारतीय इतिहास में। रणनीति है कि 1 तारीख से प्रारंभ करें, आपके 2 लाइव क्लास चलेगा, एक छत्तीसगढ़ का भूगोल और भारतीय इतिहास। ऐसी रणनीति अभी बन रही है, देखिए आगे क्या होता है। इसके साथ ही साथ आपका मेंस का भी एक या तो दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन में से या 7वें पेपर, यहाँ से प्रारंभ एक कक्षा भी इसमें से भी करेंगे। चलिए अभी देखें मौर्य के बारे में। अब गुप्त वंश के बारे में देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में गुप्तों का प्रभाव देख लीजिए। सबसे पहले आप उसके पृष्ठभूमि के बारे में, उसके बाद उनके शासकों के बारे में आप पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में अलग पढ़ते हैं, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और भानुगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आप स्थल जहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले पृष्ठभूमि देख लेते हैं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छत्तीसगढ़ में गुप्तों का प्रभाव, पृष्ठभूमि देख लीजिए। गुप्त वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का वंश है, जो मौर्यों के पश्चात दूसरा साम्राज्य रहा है, जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखा था, और इन्हीं के शासन के दौरान भारत का साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक रहा है। गुप्त वंश की संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त है, जबकि वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम है। ये आप कहाँ पढ़ते हैं? जब भारतीय इतिहास पढ़ते हैं
तो वहाँ गुप्त वंश के बारे में उल्लेख किया जाता है। बताइए तो आप सभी लाइव चैट में बताइए, जो गुप्त काल था मध्य छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? गुप्त वंश में मध्य छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? सभी बताइए लाइव चैट में, जितने लोग देख रहे हैं। मध्य छत्तीसगढ़ का नाम था दक्षिणापथ और कोसल। ठीक है। बस्तर क्षेत्र को दंडकारण्य भी कहते थे। तो बताइए गुप्त वंश में क्या कहा जाता था बस्तर क्षेत्र को? गुप्त वंश के काल में बस्तर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? आप प्रश्न भी सॉल्व किए हैं जब आपको प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व कराया गया था संडे सैटरडे को। बताइए सभी। बस्तर को महाकांतार कहा जाता था। कब? गुप्त वंश में। अगला देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में गुप्तकालीन साक्ष्य। हरिशरण क्रीक प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ जबकि बस्तर क्षेत्र को महाकांतार कहा जाता था। छत्तीसगढ़ में गुप्तकालीन सिक्के के साक्ष्य बानाबरत दुर्ग से और पिटाईवल्द रायपुर से प्राप्त हुआ है। गुप्तकालीन स्थल में ताला गांव का देवरानी जेठानी मंदिर, जो कि भगवान शिव का मंदिर है, जिसका निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी में हुआ था, जिसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। जब आपको देवरानी जेठानी मंदिर के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो आपको बतानी है कि गुप्तकालीन स्थल में ताला गांव, देवरानी जेठानी मंदिर जो कि भगवान शिव का मंदिर है, जिसका निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी में हुआ था, जिसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। अर्थात जो गुप्तकालीन मंदिर है वह नागर शैली, जिसमें लाल ईंटों तथा लाल पत्थरों से बना होता था। गुप्त काल में राजनीतिक एकता के साथ साथ विज्ञान, कला, संस्कृति और साहित्य का भी विकास हुआ। इसलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहते हैं। तो ये रहा आपका छत्तीसगढ़ में जो गुप्तकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके बारे में। प्रमुख शासकों के बारे में देख लीजिए, जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हैं। गुप्त वंश के प्रमुख शासक श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं। गुप्त वंश के प्रमुख शासक श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम के साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिले हैं। आप पढ़े हैं प्रीलिम्स में। अर्थात छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश का प्रभाव प्रारंभिक वर्षों में नहीं था, परंतु समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्तों का छत्तीसगढ़ में संबंध था। अर्थात आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त का शासन से ही छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश का साक्ष्य मिलना प्रारंभ हुआ है। ये समझने के लिए है कि समुद्रगुप्त का शासन से ही छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश का साक्ष्य प्राप्त मिलना प्रारंभ हुआ है। ठीक है। एक प्रोफेसर हैं बालचंद्र जैन के शब्दों में देख लीजिए क्या कहना है उनका। मगध के गुप्त वंश का प्रभाव छत्तीसगढ़ पर उस समय पड़ा जब समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं को जीतकर दक्षिणापथ की विजय यात्रा की थी। किनका कहना है? तो प्रोफेसर बालचंद्र जैन के शब्दों में। शासकों के बारे में देख लेते हैं। समुद्रगुप्त हरिशरणकृत प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के वाकाटक राजा, उस समय कौन थे? महेंद्र सेन, इनको हराए थे, तथा महाकांतार के नलवंशी राजा व्याघ्रराज को हराया था। आप पढ़े हैं कि इन्हें
साम्राज्य में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति इसके तहत सम्मिलित नहीं किए थे, अपितु उन्हें अधीनता स्वीकार करने के बाद छोड़ दिए थे। इनकी पत्नी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम से मिले हैं। ये इतनी नहीं है, इसको सुधार लेंगे, इनकी है। ठीक है। अगला शासक है रामगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त के सिक्के दुर्ग जिले के बानाबरत से, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती का विवाह वाकटक वंश के राजा रुद्रसेन से हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में ही कवि कालिदास छत्तीसगढ़ आए थे, जिन्होंने सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा था। ये सभी आप कहाँ पढ़ते हैं? प्रीलिम्स में। केवल आपको मेंस में संकलन का काम करना रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि मेंस का लगभग 60% सिलेबस आप प्रीलिम से भी कवर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगला शासक कौन है? कुमारगुप्त और भानुगुप्त। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुमारगुप्त तथा भानुगुप्त। कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का आरंग से मिला है। भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से सरबवंशी राजा सरबराज का वर्णन है, जिसमें सती प्रथा का भी वर्णन है। किसमें है? तो एरड़ अभिलेख में सती प्रथा का भी वर्णन है। अगला क्या है? छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अभिलेख, मुहर या मुद्राएं, स्थापत्य व अन्य प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि गुप्तों का इस क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव था। हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण कौशल के अभियान में दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र सेन और महाकांतार के राजा व्याघ्रराज को पराजित किया और इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किए। ये कब आपको नोट डाउन करना था? जब आपको 60 शब्द में या 100 शब्दों में पूछा जाए प्रश्न, तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते थे, न कि आप पृष्ठभूमि आपके समझने के लिए रहता है। तो आप 60 शब्द, 30 शब्द और 100 शब्द के प्रश्न में मैक्सिमम तथ्यों को शामिल किया कीजिए। आगे क्या है? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से विशेषकर बानवाड़, कुलिया आदि क्षेत्रों से बड़ी संख्या में गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो मुख्यतः कुमारगुप्त प्रथम के समय के माने जाते हैं। आरंग क्षेत्र से भी गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर गुप्त स्थापत्य कला का उदाहरण माना जाता है। इस क्षेत्र में प्राप्त अभिलेख में गुप्त संवत के प्रयोग के प्रचलन से इस क्षेत्र पर गुप्तों की सत्ता स्पष्ट होती है। ये आपको कब लिखना था? जब आपको 100 शब्द के प्रश्न पूछे जाए तो इतने बातों का उल्लेख करना था। इन सभी साक्ष्य की उपलब्धता से यह स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश पर गौरवशाली गुप्तवंशी राजाओं की सत्ता थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया था? मराठाकालीन छत्तीसगढ़ के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा का वर्णन करना था। देखिए, सभी पढ़ चुके हैं मराठा वंश, तो आइए देख लीजिए मराठा वंश के बारे में, जिसमें आपको सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा पूछा गया था। तो मैं आपको प्रारंभ से लिखवा देता हूँ आज। इसके बाद आप नोट से इस तरह से बनाते रहिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर बात करते हैं। ले लिए? चलिए बताइए, मराठा शासन कब से कब तक था? सभी बताइए जितने लोग देख रहे हैं। मराठा शासन कब से कब तक था? (1758) से 1787 तक। ठीक है। इसी में आप प्रमुख शासकों के बारे में देखते हैं, मराठा शासक के बारे में। तो आइए आज पूरी बात कर लेते हैं
मराठा शासन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की स्थापना कैसे हुई। तो देख लीजिए, कलचुरी सत्ता के बाद छत्तीसगढ़ में मराठा सत्ता की स्थापना हुई। लगभग 9वीं शताब्दियों तक कलचुरी शासन चला। कलचुरी शासन अयोग्य उत्तराधिकारी, अधिकारी वर्ग में बढ़ता भ्रष्टाचार, बिगड़ती आर्थिक दशा तथा कमजोर सैन्य व्यवस्था आदि कारण उत्पन्न हुई। कहाँ उत्पन्न हुई? कलचुरी सत्ता में। आपको जब कलचुरियों के पतन के बारे में पूछा जाए तो इस तरह से आप वर्णन कर सकते हैं कि पहला अयोग्य उत्तराधिकारी शासक, दूसरा अधिकारी वर्ग में बढ़ता भ्रष्टाचार, तीसरा बिगड़ती हुई आर्थिक दशा, चौथा कमजोर पड़ती सैन्य व्यवस्था और पांचवा मराठों का आक्रमण। ये सभी आप जब 30 शब्द में आपको पूछा जाए कलचुरी वंश के पतन के बारे में तो आप लिख सकते हैं। यह हुआ छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की स्थापना के बारे में। अब देखते हैं रतनपुर में मराठा शासन की स्थापना कैसे हुई थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं। नोट्स बना लीजिएगा, आप ही लोग का काम आएगा। आपको तो डेमो दिखाया जा रहा है कि नोट्स बनाते कैसे हैं और बहुत ही कम समय में आप तैयारी और रिवाइज दोनों कैसे कर सकते हैं। देखिए, बीच बीच में एक एक लाइन छोड़ दिया कीजिए, क्योंकि आपका नोट्स है, आपको पढ़ना है। तो इससे क्या होता है, आपको बड़ा बड़ा पैराग्राफ नहीं दिखाई देगा, छोटा छोटा रहेगा, तो आप आसान तरीके से और इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं। तो रतनपुर में मराठा शासन की स्थापना के बारे में देख लेते हैं। सन 1741 ईस्वी में नागपुर के मराठा शासक रघु जी के सेनापति भास्कर पंत का छत्तीसगढ़ में आक्रमण हुआ और रघुनाथ सिंह के समर्पण के साथ ही छत्तीसगढ़ में कलचुरी सत्ता का समापन हुआ। रतनपुर में विजय के बाद मराठों ने रघुनाथ सिंह को कुछ समय शासन करने दिया, परंतु एक सहयोगी के रूप में कल्याण सिंह की नियुक्ति की गई। रघुनाथ सिंह के बाद उनकी मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए मोहन सिंह को शासन संचालन का जिम्मा दिया गया और मोहन सिंह की मृत्यु के बाद रघु जी के पुत्र जो बिंबा जी ने रतनपुर में प्रत्यक्ष शासन करना प्रारंभ हो गया। ये क्या है, आपके रतनपुर में मराठा शासन की स्थापना कैसे हुई थी उसके बारे में। अगला देख लीजिए, रायपुर में मराठा वंश के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं। तो रायपुर में मराठा वंश की स्थापना किस प्रकार हुई थी। रायपुर के कलचुरी शासक पर मराठा आक्रमण के साथ ही लाहौरी शाखा पर भी मराठा प्रभुत्व स्थापित हुआ। अंतिम शासक अमर सिंह को राजिम, रायपुर, पाटन के परगने एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले प्रदान किए गए, परंतु उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र शिवराज सिंह ने क्षेत्र वापस ले लिए और उसे 5 कर मुक्त गांव प्रदान किए। ये आपके रायपुर में मराठा वंश। एक बार और देख लीजिए, रायपुर के कलचुरी शाखा पर मराठा आक्रमण के साथ ही लाहौरी शाखा पर ही मराठा प्रभुत्व स्थापित हुआ। अंतिम शासक अमर सिंह को राजिम, रायपुर, पाटन के परगने एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले प्रदान किए गए, परंतु उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र शिवराज सिंह से पूर्व में दिए गए क्षेत्र वापस ले लिए, जो उनके पिताजी को दिए थे, राजिम, रायपुर और पाटन, और उसे 5 कर मुक्त गांव प्रदान किए। कौन किए? तो जो कलचुरी थे, ठीक है, जो मराठा थे। अगला देख लीजिए, मराठाकालीन छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार थी। तो नोट डाउन कर लीजिए प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, कि उसके पहले प्रमुख शासकों के बारे में देख लीजिए। लिखेंगे प्रमुख शासकों के बारे में। चलिए बताइए तो आप लोग, जो मराठा शासक हैं उनका क्रम बताइए।
कमेंट में बताते जाइए। सभी सब पढ़ लिए हैं, प्रीलिम्स वाले भी और मेंस वाले भी। मराठा शासक बिम्बाजी भोसले से लेकर अप्पा साहेब तक सीक्वेंस बताइए सभी लाइव चैट में। बिम्बाजी भोसले, चिमड़ाजी भोसले, बैंकोजी भोसले, परसोजी भोसले और अप्पा साहेब। चलिए सबसे पहले बिम्बाजी भोसले के बारे में आप लोग लिख लीजिए। इसका नोट्स नहीं दिया गया है, मेरे को लगा था आपको जो मेन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करना था। लिख लीजिए, शासक के बारे में भी पूछा जाता है। चलिए बोल रहा हूँ ना। बिम्बाजी की शासन स्थापना के समय ही मराठों का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ हुआ। उन्होंने उत्तर पश्चिम में मंडला, उत्तर पूर्व में सरगुजा, पूर्व में संबलपुर, साथ ही दक्षिण में धमतरी तक मराठा प्रभाव स्थापित किया। बिम्बाजी का शासनकाल सफल रहा। उन्होंने न सिर्फ शासन प्रशासन संबंधित व्यवस्थाओं में अनेक परिवर्तन किए, बल्कि उसके समय कला, संस्कृति, स्थापत्य और साहित्य का भी विकास हुआ। ये आपके 60 शब्दों में पूछे जा सकते हैं कि बिम्बाजी की शासन स्थापना के समय ही मराठों का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ हुआ। उन्होंने उत्तर पश्चिम में मंडला, उत्तर पूर्व में सरगुजा, पूर्व में संबलपुर, साथ ही दक्षिण में धमतरी तक मराठा प्रभाव स्थापित किया। बिम्बाजी का शासनकाल सफल रहा। उन्होंने न सिर्फ शासन प्रशासन संबंधित व्यवस्थाओं में अनेक परिवर्तन किए, बल्कि उसके समय कला, संस्कृति, स्थापत्य और साहित्य का भी विकास हुआ। प्रमुख कार्य लिख लीजिए, क्या क्या उनके प्रमुख कार्य हैं। तो बिम्बाजी ने टकोली के रूप में जमींदारों से प्राप्त होने वाले आय में वृद्धि की, कर वसूली में कठोरता नहीं परंतु भू राजस्व में सुधार किया तथा टकोली से प्राप्त आय मुख्य उपयोग से इस क्षेत्र के लिए ही किया गया। मेंस वाले आप लोग को प्रश्न दिया गया था, बिम्बाजी भोसले के प्रमुख कार्य का उल्लेख कीजिए, तो आप लोग नोट डाउन किए होंगे, उसको एक बार और लिख लेंगे। दूसरा क्या कार्य है उनका, राजस्व संबंधित लेख थे। तीसरा लिखिए प्रशासनिक एकीकरण, रतनपुर एवं रायपुर की कलचुरी शाखा का प्रशासनिक एकीकरण किया है। चौथा कार्य लिखिए न्याय व्यवस्था में सुधार, न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना की। हम बिम्बाजी की भोसले के कार्य देख रहे हैं। पांचवा क्या है, कोरबा के जमींदार द्वारा बिम्बाजी के विरोध करने पर उसे पराजित किया गया और अर्थदंड के साथ ही उसकी जमींदारी भी जब्त कर ली गई। आपको नोट डाउन कराया गया है कि बिम्बाजी द्वारा कब स्वर्ण पत्र देने की प्रारंभ की गई है। बताइए, बिम्बाजी द्वारा कब स्वर्ण पत्र देने की परंपरा आरंभ की गई है। बताइए मेंस वाले, आप लोग को प्रश्न दिया गया था। तो बिम्बाजी द्वारा विजयदशमी पर स्वर्ण पत्र देने की परंपरा आरंभ किया गया था। सातवां कार्य लिख लीजिए स्थापत्य कार्य। तो बिम्बाजी ने रायपुर में राम टेकरी मंदिर तथा रायपुर में दूधाधारी मठ का निर्माण करवाया था। ये उनके स्थापत्य कार्य हुए। याद रखेंगे बस कि उन्होंने मराठी भाषा के प्रयोग को भी बढ़ावा दिया था। देखिए, जो इनके कार्य थे, उनके विदेशी यात्री थे उस समय कोलब्रुक और स्थानीय निवासी बाबू रेवाराम और पंडित शिवदत्त शास्त्री ने प्रशंसा की थी और इसे जनता में लोकप्रिय बताए थे। किन्हें? तो बिम्बाजी भोसले को। अगला शासक लिख लीजिए बैंकोजी भोसले के बारे में, जिन्होंने सूबा शासन पद्धति की प्रारंभ की थी। सभी जानते हैं, आप पढ़े हैं।
लिखिए बेंकोजी भोसले के बारे में। बिंबाजी की मृत्यु के पश्चात बेंकोजी भोसले को छत्तीसगढ़ के शासन का अधिकार प्राप्त हुआ। इन्हें छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा के जनक कहा जाता है। इन्होंने रतनपुर राज्य में रहकर शासन करने की अपेक्षा नागपुर शासन संचालन का निर्णय लिया। इन्होंने प्रदेश में सूबा शासन पद्धति को लागू कर भोसला प्रतिनिधि के रूप में विभिन्न सूबेदारों को शासन करने का दायित्व प्रदान किया। इस तरह से सूबा शासन का जनक किन्हें माना जाता है? तो बेंकोजी भोसले को। चलिए देख लीजिए सूबा शासन पद्धति क्या है। आपको 30 शब्द में पूछा जा सकता है। सूबा शासन, इसके जनक बेंकोजी भोसले थे। यह पद्धति प्रशासन संचालन के लिए लागू किए गए थे। सूबेदारों की नियुक्ति ठेकेदारी आधार पर किया जाता था। सूबेदारियों को सैनिक व असैनिक अधिकार प्रदान किए गए थे व अन्य राज्यों से संधि और समझौते का महत्वपूर्ण अधिकार भी दिया गया था। ये आपका सूबा शासन पद्धति 30 शब्द का प्रश्न। इसमें आप जब 60 शब्द में पूछा जाए तब आप सूबेदारों का नाम उल्लेखित कर सकते हैं, लेकिन आपको सूबा शासन पद्धति के बारे में पूछा जाए तो इतने बातों का उल्लेख कीजिएगा जितना भी लिखवाया गया है। चलिए देख लीजिए मराठाकालीन छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः नागपुर के भोसला शासक भोसला वंश के द्वारा निर्धारित नियमों पर आधारित थी। यद्यपि स्थानीय जो स्थिति थी उनके अनुसार मराठों ने प्रशासन व्यवस्था में सुधार किए। साथ ही नई व्यवस्था परगना पद्धति, सूबा पद्धति आदि लागू किए और प्रशासन में नए अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई। ये आपके मराठाकालीन छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः नागपुर के भोसला वंश शासक द्वारा निर्धारित नियमों पर आधारित थी। यद्यपि स्थानीय स्थिति के अनुसार मराठों ने प्रशासन व्यवस्था में सुधार किए। साथ ही नई व्यवस्था परगना पद्धति, सूबा पद्धति आदि लागू किए और प्रशासन में नए अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई। ये आपके छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक व्यवस्था हुआ। अगला नोट डाउन कीजिए, मराठाकालीन छत्तीसगढ़ में सामाजिक दशा। ये प्रमुख अधिकारी के बारे में देखेंगे जी, जो प्रशासन में नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। चलिए लिख लीजिए प्रमुख अधिकारियों के बारे में, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले लिखिए कमाविजदार। कमाविजदार लिखिए, यह परगने का प्रमुख अधिकारी था जिसके पास सैनिक, असैनिक, दीवानी, फौजदारी इससे संबंधित सभी अधिकार प्राप्त थे। दूसरा अधिकारी लिखिए फडणवीस। इनका कार्य क्या था जी, बताइए लाइव चैट में। तो फडणवीस का कार्य आय और व्यय का हिसाब रखना था। तीसरा अधिकारी लिखिए पोतदार। इनका कार्य क्या था जी, पोतदार या खजाने का हिसाब किताब रखते थे। चौथा अधिकारी लिखिए बड़कर। बड़कर को कमाविजदार के पास परगने की सामान्य स्थिति, फसल की दशा,
एवं अन्य मामलों की सूचना भेजनी पड़ती थी। किन्हें भेजनी पड़ती थी? बड़कर को। पांचवा अधिकारी लिखिए बरार पांडे। यह गांव का लगान विवरण एकत्र कर कमाविजदार को भेजता था। बरार पांडे। यह सब आपको प्रीलिम्स की कक्षा में बताया गया है और आप मेंस वाले आप लोग को पता होगा, फिर भी आपको लिखवा दिया गया है कि सीक्वेंस से आप जहां जिसका टॉपिक आए वहां आप उसका उल्लेख कीजिए। चलिए सामाजिक दशा देख लेते हैं कि और कुछ लिखवा दूं जी, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लिखना चाहेंगे? लिख लीजिए, काम आएगा एग्जाम में ही। आपसे ही पूछा जाएगा, आपको ही मेंस देना है। प्रीलिम्स वाले आपको ही आगे काम आएगा। नोट्स बना लीजिए, यहाँ से भी आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सामाजिक दशा देखने से पहले आप न्याय व्यवस्था के बारे में देख लीजिए। चलिए लिखते जाइए। न्याय व्यवस्था इस समय निश्चित नियमों और न्यायिक प्रक्रिया का अभाव था। न्यायिक अधिकारी के कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहीं थे। अनेक बार किसी अपराध के संदर्भ में सजा को लेकर कमाविजदार गौटिया का अलग अलग निर्णय होता था। सूबेदार को मृत्युदंड देने का भी अधिकार था। लिखिए, सूबेदार को मृत्युदंड देने का भी अधिकार था। स्पीड लिखिए, आपको मेंस एग्जाम में भी 3 सब्जेक्टों को लिखना है 3 घंटे में 200 अंक के। स्पीड लिखिए। सूबेदार को मृत्युदंड देने का भी अधिकार था तथा ब्राह्मण और वैरागी को मृत्युदंड से छूट मिलते थे। न्याय के संदर्भ में विवाद की स्थिति में नागपुर के शासक का निर्णय अंतिम होता था। ये आपका न्याय व्यवस्था। एक छोटा सा टॉपिक डालिए, आरक्षी व्यवस्था। आरक्षी व्यवस्था में लिखिए, आपको यहाँ से मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलेगा जी। चलिए लिखिए, आरक्षी व्यवस्था मराठा काल में आरक्षी व्यवस्था का अभाव था। यद्यपि सुरक्षा का दायित्व गांव में कोटवार का था, साथ ही गौटिया व अन्य अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था की जवाबदारी थी। आरक्षी व्यवस्था सुरक्षा की बात की गई है। अगला लिखिए, मराठाकालीन सैन्य व्यवस्था। छोटा सा टॉपिक है, सैन्य व्यवस्था। हेडिंग दीजिए, सैन्य व्यवस्था। मराठा शासन में सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। यद्यपि ब्लंट ने मराठा सेना का उल्लेख किया है, यह मुख्यतः छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों पर निर्भर थी। ये आपका मराठा शासन संबंधित सैन्य व्यवस्था के बारे में। अगला लिख लीजिए, मराठाकालीन स्थानीय शासन। छोटा सा हेडिंग दीजिए, स्थानीय शासन। मराठा काल में स्थानीय शासन पारंपरिक पंचायत व्यवस्था थी, परंतु पंचायतों के पास क्रियान्वयन संबंधित अधिकार स्पष्ट नहीं थे। मराठा काल में स्थानीय प्रशासन पारंपरिक पंचायत व्यवस्था थी, परंतु पंचायतों के पास क्रियान्वयन संबंधित अधिकार स्पष्ट नहीं थे। अगला हेडिंग दीजिए, मराठाकालीन राजस्व व्यवस्था। आपको टेस्ट में पूछा गया था, मराठाकालीन राजस्व व्यवस्था के बारे में उल्लेख कीजिए। तो आप बहुत सारा अन्यथा बातों का उल्लेख किए थे।
एक टॉपिक देखिए, आपको बताया गया है मौर्य गुप्तों के बारे में, दूसरा मराठा शासन। नोट्स बना लीजिएगा, यहाँ से प्रत्येक साल प्रश्न देखने को मिला है, कोई ना कोई एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और यहीं से आपको सफलता भी प्राप्त होगी। मराठाकालीन राजस्व व्यवस्था लिखिए। मराठाकालीन राजस्व व्यवस्था के तहत मराठों ने संपूर्ण शासन क्षेत्र को दो भागों में बांटा। पहला खालसा क्षेत्र, दूसरा जमींदारी क्षेत्र। पहला लिखिए खालसा क्षेत्र। इस क्षेत्र में मराठा शासक ने प्रत्यक्ष प्रभाव रखा और राजस्व की प्राप्ति केंद्रीय स्तर के अधिकारी करते थे। ये आपका खालसा क्षेत्र। दूसरा लिखिए जमींदारी क्षेत्र। इस क्षेत्र में जमींदारों का नियंत्रण था, जिसके एवज में जमींदारों द्वारा मराठा शासकों को कोष्ट कोली नामक वार्षिक कर देते थे। याद रखेंगे, कर का नाम था कोष्ट कोली। मेगा टेस्ट में आपको ताहूतदारी व्यवस्था के बारे में दिया गया था, आप लिखिए तालुकदारी। हेडिंग दीजिए तालुकदारी। चलिए लिखिए तालुकदारी। शासन व्यवस्था में तालुकदारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। इसके अंतर्गत एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित भूमि को ठेकेदारी प्रथा की तरह किसी व्यक्ति को प्रदान किया जाता था और कुछ निश्चित नियम निर्धारित किए जाते थे। अवधि समाप्त होने के बाद या तो इस अधिकार का नवीनीकरण किया जाता था या इस अधिकार को समाप्त कर दिया जाता था। ये आपका तालुकदारी व्यवस्था। आप लोग कल का मेगा टेस्ट से आप देख लीजिएगा ताहूतदारी व्यवस्था के बारे में, और इन दोनों आंसर को एक जगह लिखिएगा। बहुत कन्फ्यूज़न होता है और एग्ज़ाम में प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। चलिए मराठाकालीन प्रमुख कार्य के बारे में लिख लीजिए। चलिए इसको आगे देखेंगे। जो मराठाकालीन प्रमुख कर थे उसको पहले बात कर लेते हैं। मराठाकालीन छत्तीसगढ़ में सामाजिक दशा। छत्तीसगढ़ अंचल में आदिवासियों की बहुलता से अनोखी रीति नीति दिखाई पड़ती है। छत्तीसगढ़ अंचल में आदिवासियों की बहुलता से अनोखी रीति नीति दिखाई पड़ती है। यहाँ की सामाजिक दशा जानने के लिए प्रमुख दो बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। यहाँ की सामाजिक दशा जानने के लिए प्रमुख दो बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, इस क्षेत्र की भौगोलिक सीमा से संबंधित, और दूसरा यहाँ के निवासियों की कटिबद्धता से। भौगोलिक सीमा की दृष्टि से यह क्षेत्र चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ है। इसका मध्य भाग मैदानी है। छत्तीसगढ़ के आप आज प्राकृतिक विभाजन में इसके बारे में देखे होंगे। अगर आप छत्तीसगढ़ के भूगोल का आज कक्षा आप अटेंड किए होंगे तो इसके बारे में आप पढ़े होंगे, प्राकृतिक विभाजन के बारे में। अटेंड कीजिएगा, आपको भी काम आएगा। जब आपको भारत का भूगोल और छत्तीसगढ़ का भूगोल वाला जब क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा उस समय काम आएगा। नोट्स बनाते जाइए साथ ही साथ। यहाँ के लोग प्रकृति पर निर्भर रहते थे और प्रकृति की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए अनेक देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते थे। ये क्या है, इनकी सामाजिक दशा के बारे में है। अगला लिखिए सामाजिक स्थिति।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले सामाजिक स्थिति और महिलाओं की स्थिति के बारे में। चलिए बात करते हैं सामाजिक स्थिति। मराठा काल में सामाजिक स्थिति पारंपरिक नियमों पर आधारित थी। इस समय छत्तीसगढ़ जो समाज था आत्मनिर्भर था तथा सरल स्वभाव के लोग थे। मराठा काल में कृषि सर्वाधिक प्रचलित थी। कृषि के अलावा अन्य व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। कृषक समाज में तेली और केवट प्रमुख थे। ब्राह्मण और राजपूतों की संख्या कम थी। समाज 4 वर्ण में बटा था। साथ ही 4 पारंपरिक वर्ण के अलावा निषाद एक वर्ण था। समाज में सामाजिक समरसता विद्यमान थी। ये आपके 30 से 45 शब्द हैं। तो आपको प्रश्न अगर 60 शब्द में पूछा जाए तो ऊपर का भी इसमें ऐड कर लीजिएगा, और 30 शब्द में पूछा जाए तो इसमें कुछ कटौती कर लीजिएगा। अगला देखिए महिलाओं की स्थिति। मराठा काल में महिलाओं की स्थिति श्रेष्ठ थी। इस काल में पूर्ववर्ती कलचुरियों की तरह इस युग की महिलाओं को महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अधिकार प्राप्त थे। यद्यपि इस युग में भी सती प्रथा जैसी कुप्रथा समाज में विद्यमान थी। आप सभी जानते हैं सती प्रथा क्या है। अगला देख लीजिए शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। 1818 ईस्वी के पूर्व छत्तीसगढ़ में शिक्षा का प्रसार अत्यंत न्यूनतम था। उच्च जाति के लोग, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मराठे, गोसाई और सुनार जाति के लोग, अपने बच्चों की शिक्षा के प्रबंध के लिए किसी शिक्षित व्यक्ति को नियुक्ति करते थे। शिक्षा काल के आरंभ और समाप्त होने पर शिष्य अपने गुरु को भेंट स्वरूप कुछ देते थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर में शासन की ओर से शिक्षा की कुछ व्यवस्था की गई थी। शिक्षा का माध्यम हिंदी और मराठी भाषा थी। मराठा शासन काल में शिक्षा का उचित व्यवस्था नहीं थी। शहरों में कुछ स्कूलों की स्थापना की गई, पर वह पर्याप्त नहीं थी। जब आपको शिक्षा के बारे में पूछा जाए तो इतने बातों का आप उल्लेख कर सकते हैं। अगला हेडिंग दीजिए मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में आर्थिक दशा। बस थोड़ा सा और बचा, फिर आपको मराठा शासन समाप्त हो जाएगा। आप इस तरह से जितने भी टॉपिक आगे आप पढ़े हैं और पढ़ेंगे, इस तरह से आप नोट्स बनाते जाइएगा पॉइंट वाइज। इसी तरह से आपको 7वां पेपर पढ़ाऊँगा और दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन आपको इस तरह से लिखना है। आपको केवल पॉइंट इस तरह से PDF प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आपको कक्षा के दौरान स्वयं नोट्स बनाना है। वहाँ स्क्रीनशॉट लेने की भी सुविधा शायद ही मिल पाए। चलिए देखिए मराठाकालीन छत्तीसगढ़ में आर्थिक दशा। इस काल की आर्थिक स्थिति मुख्यतः कृषि पर आधारित था। इस युग में धान, तिलहन और कपास की फसल उगाई जाती थी। साथ ही गन्ने की फसल प्रमुखता से उगाई जाती थी। आर्थिक दशा में देख रहे हैं, रिचर्ड टेम्पल के अनुसार यह क्षेत्र कृषि के लिए अनुकूल क्षेत्र था और टकोली, पंडरी सहित अनेक कर लगाए जाते थे। आगे देखेंगे इसके बारे में। आर्थिक दशा उल्लेखनीय थे। विशेषकर बिम्बा जी के समय 5 से 6 लाख की लगान प्राप्ति का उल्लेख है। रिचर्ड टेम्पल के अनुसार है कि बिम्बा जी के समय 5 से 6 लाख की लगान प्राप्ति मिलती थी। कृषि उत्पादन की बिक्री के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। शुरू से ही देखेंगे हमारा जो छत्तीसगढ़ है कृषि प्रधान देश है, साथ ही भारत भी रहा है।
और अभी भी छत्तीसगढ़ तो पूरी संपूर्णतः देखेंगे तो कृषि आधारित ही हो गई है। चलिए प्रमुख मराठा कालीन कर के बारे में लिख लीजिए। पहला लिखिए टकोली, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टकोली जमींदारों द्वारा मराठा शासकों को दिया जाने वाला वार्षिक कर था। शायर वस्तुओं के आयात निर्यात पर लिया जाने वाला कर था। कलाली आबकारी कर और मादक पदार्थों पर लिया जाने वाला कर था। पंडरी गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर था। सेवई अनेक छोटे करों का सामूहिक नाम था। सेवई एक तरह से अर्थदंड भी था ये सेवई कर। ये आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो पता चला होगा और इस तरह से अध्ययन करते हैं। अगला है मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक दशा। उसको देखने से पहले आप धार्मिक स्थिति लिख लीजिए। लिख लीजिए, काम आएगा आपका आगे। चलिए लिखिए धार्मिक स्थिति। इस काल में विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व विद्यमान था। मराठा शासक धार्मिक सहिष्णु प्रवृत्ति के थे। राम टेकरी मंदिर, खंडोवा मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर, इसके जैसे अनेक मंदिर निर्मित हुए। इसके अलावा देखेंगे कि बिंबा जी के द्वारा मस्जिद का निर्माण कराए गए थे जो धार्मिक सहिष्णुता के उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, यह हुआ आपका धार्मिक स्थिति 30 शब्द के प्रश्न में। लिख लीजिए मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक दशा। सांस्कृतिक दशा यहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा नागपुर की परंपरा से प्रभावित थी। यद्यपि स्थानीय लोगों को महत्वपूर्ण अधिकार और बल दिए गए थे, साथ ही अनेक प्रमुख पदों पर मराठों द्वारा नियुक्ति की जाती थी। सांस्कृतिक दशा हुआ। अगला लिख लीजिए छोटा सा टॉपिक साहित्य। यह युग साहित्य की दृष्टिकोण से उल्लेखनीय था। साथ ही भाषा और लिपियों का विकास हुआ। कवि खांडेराव की रचनाओं से समकालीन मराठा समाज की विभिन्न स्थितियों का वर्णन मिलता है। बाबू रेवाराम की रचनाओं में भी इस युग की सामाजिक स्थितियों का उल्लेख है। ये रहा आपका साहित्य व्यवस्था के बारे में। अगला निष्कर्ष लिख लीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है मराठा शासन के बारे में। लिख लीजिए मराठा शासन का निष्कर्ष। उसके बाद कक्षा समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। कल से पहले की तरह 9 से आपको 9 बजे क्वेश्चन मिल जाएगा, जितना आपको मिलता था छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य और छत्तीसगढ़ के इतिहास से, जिसका मॉडल आंसर आपको 9 बजे और शाम को 6 से 7 के बीच आप PDF जमा करते रहिएगा। लिखते रहिए। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो प्रश्न आपको दिए जाते हैं उसे ही मेगा टेस्ट में लगभग शामिल किया जाता है और कुछ नए प्रश्न दिए जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए निष्कर्ष कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, परंतु इस व्यवस्था में कट्टरता का अभाव था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान पूजनीय था। क्षत्रिय और वैश्य भी आदरणीय थे। छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का अधिक प्रचार नहीं था। शूद्र वर्ण के लोग जो जादू टोनों में प्रसिद्ध होते थे उन्हें भी समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। ये सब हिंदी ग्रंथ अकादमी में लिखा गया है। आदिवासी क्षेत्रों में बैगा गुनिया का उदाहरण महत्वपूर्ण स्थान था। किनका? आदिवासी क्षेत्रों में बैगा और गुनिया का।
अगला लिखिए, कृषि कार्य के लिए आकस्मिक मजदूर प्रति माह 3 रुपये, प्रति माह की बात हो रही है, 3 रुपये अथवा प्रतिदिन 6 से 10 पैसे, पुनः रिपीट करता हूँ, 6 से 10 पैसे के बीच रोजी पर काम करते थे। सबसे अधिक कष्टदायी यहाँ के कृषकों के लिए यह थी कि उन्हें कृषि कार्य के लिए बहुत ऊंची ब्याज पर साहूकारों से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी जायदाद बंधक के रूप में रखनी पड़ती थी। इसका परिणाम यह होता था कि वे अपनी भूमि से बेदखल हो जाते थे। ऊंची ब्याज दर थी, फसल की कीमत भी कम थे, ब्याज चुका नहीं पाते थे और अंततः देखेंगे उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। अगला है, सांस्कृतिक दृष्टि से मराठा युगीन छत्तीसगढ़ में अनेक मंदिर एवं तालाबों का निर्माण हुआ। साहित्यिक विकास की यात्रा की शुरुआत भी हुई। इस प्रकार उपयुक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि मराठाकालीन छत्तीसगढ़ की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दशा में किसी नवीनता की स्थापना नहीं कर सके। जो पहले से चली आ रही थी उसी बातों को उल्लेख किया गया था। इस तरह से आपको 2 प्रश्न दिए गए थे, उसका पूर्णतः जो मेरा नोट्स था उसको आपको पूर्णतः दे दिया और लिखवा भी दिया। इसी तरह से आप प्रत्येक टॉपिक का बनाते जाइएगा। इसी तरह हम समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन और 7वां पेपर इसको अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कक्षाएं कैसी लगी, नोट्स कैसे लगे और किस तरह से आपको नोट्स बनाना है ये समझ गए होंगे। अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। प्रीलिम्स की कक्षाएं अब 2 कक्षा होगी, 2 सब्जेक्ट की, क्योंकि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। आप मेंस आंसर राइटिंग के साथ ही साथ आपको किसी एक सब्जेक्ट का वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें अधिक से अधिक लोगों को हमसे इस मुहिम में जोड़िए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।